मैं आपकी विधवा बहू से अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। शादी बिल्कुल साधारण तरीके से होगी और शादी का सारा खर्चा मैं करूँगी। इस पर सास ने जवाब में कहा कि मेरी बहू ये शादी नहीं करना चाहती। फिर मेरी सास ने उन्हें बहुत बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल दिया और मुझे इतना मारा कि मेरे जिस्म पर नील तक पड़ गए। मुझे कहा कि आगे से किसी के सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर नन की शादी वाले दिन मैं नौकरों के साथ घर में काम करा रही थी। फिर कामों से निपट कर जब मैं एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी, तभी मेरी नन के होने वाले पति ने स्टेज पे सबके सामने मेरा नाम लिया। सरमत ने इतनी भीड़ में जब मेरा नाम पुकारा तो मेरा शरीर एकदम से काँप उठा। मैं जो काम करने के बाद कोने में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, अचानक से अपना नाम सुना तो वहीं पर बैठी रह गई। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठकर वहाँ पर चली भी जाती, पर चली जाती तो सास ने ये देखकर मुझे आज ही मारकर ख़त्म कर देना था। अचानक फिर से उसकी आवाज़ गूंजी। इस बार वह मेरी सास की तरफ देखते बोला कि आंटी प्लीज़ सबा को यहाँ भेज दीजिए। उसने मेरी सास से कहा तो मेरी सास, जिनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, वह मेरे पास आई और बोली, चलो उठो, वह तुम्हें बुला रहा है और तुम सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो क्या? उठो, अब स्टेज पर जाओ। ये सुनकर मैं खामोशी से उठकर सास के साथ स्टेज पर गई। शर्मिंदगी की वजह से मेरी आंखें भी ऊपर नहीं उठ पा रही थीं, लेकिन मैं साफ महसूस कर रही थी कि वहाँ पर मौजूद हर इंसान की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी और सभी लोग आपस में बातें हुए ये पूछ रहे थे कि दूल्हे ने आखिर इसे स्टेज पर यूं नाम लेकर क्यों बुलाया है। फिर वहाँ गई तो सरमद एकदम से उठ खड़ा हुआ और मेरी सास से उसने कहा कि वह उनसे कुछ बात करना चाहता है। तभी सरमद की मम्मी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह बाद में बेटे के कहने पर फ़ौरन चुप हो गई और उसे वही करने दिया जो वह करना चाहता था। सास के चेहरे की रंगत तो एकदम से उड़ गई, लेकिन वहाँ बहुत सारे मेहमान मौजूद थे तो इसलिए उन्होंने उस वक्त चुप रहना ठीक समझा कि पर उसके बाद वह कमरे में सरमद के साथ बात करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद वह दोनों बाहर आए तो सास की रंगत अब पहले से भी ज़्यादा फीकी पड़ गई थी, जबकि सरमद बड़ा खुश लग रहा था। फिर मुझे वही स्टेज पर एक तरफ की कुर्सी पर बैठा दिया गया। कुछ ही देर में मेरी नन वहाँ पर आ गई और उन दोनों का निकाह पढ़ दिया गया। बाद में सब लोग खाना खाने में लग गए तो सरमद और मेरी नन को लेकर वह कमरे में गई। साथ ही उन्होंने मुझे भी कमरे में बुलाया, जिस पर मुझे हैरत तो बड़ी हुई, क्योंकि उन दोनों माँ बेटी ने कभी भी मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी और अब जैसे वह मुझे बुलाकर ले गई थी, मुझे बहुत अजीब लगा। कमरे में जाकर सास ने जो बात मुझे बताई वह सब मेरी एक्सप्रेशन के बिल्कुल ही अलग थी। वह बोली, सबके सामने सरमत का निकाह सारा से हो गया है और विदाई के बाद अगले दिन सुबह को तुम्हारा भी सरमत के साथ निकाह है। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक कर रह गई। मैंने हैरत से उनसे पूछा, क्यों मम्मी, लेकिन मेरा निकाह सरमत से क्यों होगा? ये तो सारा सरमत की शादी हो रही है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये क्या कह रही हैं? उस कमरे में सरमद, उसके मम्मी पापा, सारा और मैं मौजूद थे और उन सब की मौजूदगी में मम्मी मुझे कैसी बातें कर रही थीं। मेरी हैरत बहुत बढ़ गई। फिर मम्मी ने भी सख्ती से मुझे देखा और उससे पहले वह कुछ और बोलती सरमद आकर कहने लगा, ये सब कुछ हमारी ही मर्ज़ी से हो रहा है, हमने ही यह सब इनसे कहा है, तो बिना वजह परेशान मत हो और खुश हो जाओ कि आपकी नन के साथ आपका भी घर बस रहा है। बाकी अब मेरा ख्याल है कि हमें बाहर बैठना चाहिए, ऐसा ना हो कि वह लोग कुछ और ही समझ बैठें। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला गया। पीछे उसके मम्मी पापा भी कमरे से बाहर चले गए। जब मैंने सर उठाकर मम्मी और सारा को देखा तो दोनों ही बदहवास नज़र आ रही थीं, जैसे उन दोनों की होश पहले से ही उड़ गए हों। उधर सारा की हालत भी ऐसी थी कि मानो अभी इसी वक्त वह रोने लगेगी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। हिम्मत के साथ वह यह सारा तमाशा देख रही थी।
उसके बाद मम्मी भी वहाँ से बाहर चली गईं तो सारा ने मेरी तरफ देखकर चीखते हुए कहा कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से फ़ौरन, वरना मैं क्या कर बैठूंगी मुझे भी नहीं पता। उसका गुस्सा देखकर मैं भी वहाँ से बाहर को भाग आई, कहीं वह सचमुच मेरी जान लेने के मूड में ही ना हो जाए। फिर वहाँ से आते ही मैं कमरे में आ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इतनी अचानक से मेरी सास कैसी अपनी बेटी के पति के साथ मेरी शादी करने के लिए राज़ी हो गई। उसी पल मुझे 2 दिन पहले वाला वह किस्सा याद आने लगा, जब मैं अपने ही ध्यान में गुम ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी। मेरी सास और नंद ने घर का सारा काम मुझसे ही करवाया करती थी। सिर्फ बर्तन धोने के लिए एक काम करने वाली औरत को रखा हुआ था। उससे पहले घर की साफ सफाई सब मैं अकेले करती। उस दिन बाकी सब काम हो गए थे, सिर्फ ड्राइंग रूम साफ करने से रह गया था। तो मैं बुरी तरह से ड्राइंग रूम के एक कोने की सफाई करने में लगी हुई थी, जब मुझे किसी की कदम की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। मैं चौंक गई, जल्दी से सर पर दुपट्टा रखकर खड़ी हुई, वहाँ से जाना चाहा, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोक लिया और पूछा कि आप कौन हैं। उसने अपना नाम बताने के बजाय उल्टा ही मुझसे दोबारा पूछा कि आप कौन हैं और कैसे यहाँ अंदर आ गए। वह मुस्कुराते हुए जवाब में बोला, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, वैसे भी अब ये मेरा ही घर है। तो मैं पूरे हक से अंदर चला आया। मेरा नाम सरमद है, सारा का होने वाला पति। अब आप अपने बारे में बताइए, कौन है आप। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से अपना नाम बताया और ड्राइंग रूम से निकल आई। मुझे सिर्फ यही डर था कि मेरी सास या नंद मुझे सरमद के साथ खड़ा हुआ नहीं देख ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह मेरे पीछे पड़ जाएंगी। ये बात हो गई कि किसी ने मुझे नहीं देखा। मैंने पहले सोचा कि सास को बता दूं कि सरमद आया है। मैं उस बात पर मिट्टी डाल करके आ गई और यही सोच रही थी कि मेरी सास से इस बारे में मेरी कोई ज़िक्र नहीं कर दे, और ऐसा ही हुआ। उसके जाने के बाद भी मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। फिर उसके ठीक 3 दिन के बाद सारा की शादी थी। वह अपनी शादी की शॉपिंग की तैयारी में लगी हुई थी कि हाँ, ये बात सही है कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेवियर रखा है जब से मज़हर की डेथ हुई, लेकिन मेरे दिल से बार बार उसके लिए सिर्फ दुआ ही निकलती कि उसका नसीब बहुत अच्छा हो, मेरी तरह उसे किसी की बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़े। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था जब एक दिन मज़हर की अचानक से डेथ हो गई। वह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे, लेकिन उधर किसी तरह से आग लग गई और मज़हर भी उसी आग में जलकर मर गए। हमारी अभी नई नई शादी हुई थी तो दुख भी बहुत ज़्यादा गहरा रह गया। मुझे उस दिन के बाद से किसी तरह से सुकून नहीं आता। उसके बाद मेरे घर वालों ने सास से मुझे अपने साथ ले जाने की बात भी करी, लेकिन तभी अपने जिस्म में होते हुए बदलाव से मुझे एहसास हो गया कि मैं अकेली नहीं रही, बल्कि मज़हर की औलाद मेरे कोख में पल रही है। और डॉक्टर से चेकअप करवाने पर जब उस बात पर पक्का यकीन हो गया कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी सास ने इनकार कर दिया कि वह कभी भी मुझे मेरे मायके नहीं जाने देगी। यह उनकी नस्ल है और उनके घर में ही पैदा होगी। उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए भी वहाँ जाने नहीं दिया। मेरे पापा खामोश हो गए और वह मुंह लटकाए रह गए कि यूँ कर भी क्या सकते थे सिवाय सब्र और बर्दाश्त करने के। मज़हर का दुख अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, लेकिन उस नन्ही सी जान के आने का सुनकर मैं खुद को काफ़ी तसल्ली दे चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 9 महीने के बाद मेरे पास मज़हर ही वापस आ जाएंगे। पर किस्मत को शायद मुझे एक और परेशानी में डालना था। एक दिन मैं नहा धोकर बाहर आई तो देखा सामने कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि वह कौन लोग हैं। भले से सास ने मुझे वहाँ रहने की इजाज़त तो दी हुई थी, लेकिन वह कभी भी अपनी बेटी के किसी भी मामले में मुझे शामिल नहीं करती। लेकिन मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली बिल्कुल अलग सी लड़की थी। मैं इसी कश्मकश में थी कि अपने कमरे में जाऊं या ना। उन लोग बात करूं, तभी उनमें से एक औरत ने मेरी तरफ देखकर उनसे पूछा कि ये लड़की कौन है, इस लड़की को यहाँ बुलाओ ज़रा। यह सुनकर तो मेरी सास का मुंह बन गया। उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि यह मेरी बहू है, मेरे बेटे की डेथ हो गई है, इनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। जब मेरी सास सब बातें बता रही तो उस टाइम वह औरत बड़ी दिलचस्पी से मेरी बातें सुन रही थी। तब तक वह सारा भी आ गई। फिर सास ने मुझे इशारा किया तो मैं अपने कमरे में चली आई। वह मेहमान
कब गए मुझे इस बात का कुछ नहीं पता। बाद में बाहर आई तो सास ने मुझे डाँटा कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ आने की। उनकी बात पर मैंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था वह लोग सारा के रिश्ते के लिए आए हैं। इस बात पर सास गुस्से से बोली, तुम्हें पता नहीं था लेकिन तुम बच्ची भी तो नहीं हो ना। क्या मेहमानों को देखकर तुम्हें इस बात का कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ? खैर जो भी हो, आगे से ऐसी गलती करने का सोचना भी मत। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उनके जाने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया कि शुक्र है आज तो मैं उनके कहर से बच गई और ज़्यादा सुनने के लिए नहीं मिली। लेकिन यह मेरी खुशफ़हमी थी क्योंकि कुछ दिन के बाद उन लोगों ने सारा के रिश्ते से मना करते हुए मेरा रिश्ता मांग लिया। जब यह बात मेरी सास को पता चली तो वह गुस्से से पागल हो गई। जैसे ही मैं उनके सामने गई तो सास ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपना बचाव करने की कोशिश करती रही लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सास उस वक्त जानवरों की तरह मुझे पीट रही थी। जब हाथों से मार मार कर उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने झाड़ू से भी मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म पर जहाँ जहाँ झाड़ू पड़ रही थी वहाँ नील के निशान बन गए। आखिर में सास ने मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह से नीचे गिर गई। और यह मेरी सास की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उस धक्के की वजह से मुझे मज़हर की कीमती निशानी और अपनी औलाद से हाथ धोना पड़ गया। मेरी सास ने मेरी कोख को ही उजाड़ दिया। कितने दिन तो मैं इसी सदमे में रही। अपने पोते के ये गम में उनकी भी शक्ल पर शर्मिंदगी थी, पर फिर भी उस सब का इल्ज़ाम भी वह मुझ पर ही दे रही थी कि उस दिन तुम ना उन लोगों के सामने आती और ये सब कुछ न होता ही नहीं। मैं तुम्हें धक्का देती ना मेरे घर का चिराग यूँ बुझता। मैं अपने बच्चे और मज़हर के जाने के दुख में बहुत उदास थी। ये देखकर मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर लेकर जाने की बात करी तो मैंने उनसे मना कर दिया। पता नहीं क्यों, बस चाहने के बावजूद भी मैं उनके साथ नहीं जा सकी। उस रिश्ते के बाद सारा के वैसे तो कई रिश्ते आए। जब कोई रिश्ता आता तो सास मुझे पहले ही बता देती तो मैं सुकून से कमरे में आकर बैठ जाती और फिर रात को ही कमरे से बाहर निकलती। ज़िंदगी बड़ी अजीब सी हालत पर आकर रुक चुकी थी। इतने रिश्तों के आने के बावजूद किसी ने भी सारा को पसंद नहीं किया। देखने में तो वह अच्छी खासी थी, बस उसकी एक टांग में थोड़ा सा लंग था जिसकी वजह से उसके सारे रिश्ते लेकर आने वाले रिजेक्ट कर देते। फिर सब सरमत का रिश्ता आया तो सारा उस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि यह लोग बहुत ही अमीर हैं, अगर उन्होंने भी सारा को मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे। और मैं उनकी किसी बात में नहीं बोली। बस सुकून से सास की बातें सुनने के बाद मैंने नरमी से कहा कि मम्मी, उसके नसीब में जो भी है आखिर को तो वही होना है, तो आप परेशान नहीं हो, एक सब अच्छा होगा। लेकिन उस बात पर तो सास भड़क कर बोली कि तुम तो चाहोगी कि उसके नसीब बुरे हों, तुम्हें कहाँ हम कोई बात अच्छी लगती है, तुम तो उसकी बद्दुआ ही दोगी। तुम्हारा अपना घर नहीं बन सका तो किसी के बसते हुए घर को तुम कहाँ देख पाओगी। उस बात पर मैं खून के घूंट भर कर रह गई। उसके बाद कब सरमत का रिश्ता आया, कब उन्होंने हाँ करी, मुझे नहीं पता। ना ये पता कि किस तारीख को उन दोनों का निकाह है। बाद में जब पता चला तो मैं अंदर ही अंदर इस बात से खुश थी कि चलो उसका घर बसने जा रहा है, अच्छी बात है, वह भी अपने घर की हो जाएगी। वैसे भी उस बेचारी ने रिश्तों के नाम पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। इसके लिए कई लोगों ने इनकार सुनकर मुझे यह भी पता था कि सरमद ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दी हुई थी, तब भी वह शादी करने पर राज़ी है। मम्मी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वह तो बस सरमद का पैसा देख रही थी और उस पैसे की में अपनी बच्ची का ऐश व आराम पर शादी के दिन अलग हंगामा हुआ जब सरमद ने सारा के साथ साथ मेरे साथ भी निकाह करने की ख्वाहिश कर दी। विदाई होकर अब वह जा चुकी थी जबकि मैं अपने कमरे में इधर से उधर बार बार चक्कर काट रही थी। दिल ही दिल में एक दुआ करती कि ऊपर वाले मुझे इस परेशानी में मत डालना, यह जो कुछ भी हुआ है यह सब ऐसे ही मजाक हो। हालांकि मैं ये भी जानती थी कि उस वक्त सरमदा मेरी सास के चेहरे पर बहुत संजीदी थी। लाख चाहने के बाद भी ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वह मेरे साथ कोई घटिया या सा मजाक कर रहे हों। शादी के
शादी के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पे अजीब-सी बेचैनी थी। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची को खुशियाँ देना। तुम्हें सास की आवाज़ में एक दर्द थी और उन्हें देखने लगी। एकदम से आगे बढ़ीं और दोनों हाथों से मुझे मारना शुरू कर दिया। साथ ही ऊँची आवाज़ में मुझे बुरा-भला भी कहने लगी। तुम मनुष्यत की मारी हो, तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी उजाड़ दी। पहले मेरा बेटा खा गई, फिर मेरा पोता भी, और अब मेरी बच्ची का घर बर्बाद करने चाहती हो। डाइन कहेगी। उनकी कड़वी बातों से मैं सहमकर खड़ी रही और सास की बातें सुनती रही। जब वह बोल बोल कर थक गई तो खुद ही वह ज़मीन पर बैठकर बेबसी की आवाज़ में रोने लगी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी मैं आगे बढ़कर उन्हें चुप करा सकूं। सच में मुझे अपनी सास से बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मैं खामोशी से वहाँ से अपने कमरे में आ गई और खाया पिया भी नहीं। यह शुक्र था कि जो भी थोड़े बहुत मेहमान थे वह अपने घरों को चले गए, वरना अगर वह लोग ये सब तमाशा देखते तो बहुत मुसीबत बन जाती। मैं सारी रात कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी रही, लेकिन आधी रात को जब भूख लगी तो मैं किचन में जाने लगी। तब मैंने देखा कि मेरी सास अभी भी बैठी हुई रो रही थी। रोती हुई बोल रही थी कि मेरी बेटी का घर बच जाए, सबा का दिल बदल जाए, इस फिर सबा से वह उसके साथ निकाह करने से मना कर दे। बार बार एक ही बात कर रही थी। यह देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ कि मेरी वजह से उस औरत पर क्या गुजर रही थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उधर सारा भी कितनी परेशानियां देखती रही, और सरमद उसने कितनी आसानी से कह दिया कि कल को वह मुझसे निकाह करेगा। क्या उसे कोई डर नहीं है, या वह खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझता है? मैं भी बाकी की रात वही दुआ करती रही कि काश सरमद का दिल बदल जाए। मेरे जो नसीब था वह मुझे मिल गए हैं, मगर मैं अब यूं ही सारा की ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहती थी। सुबह तक जितनी भी दुआ कर सकती थी मैंने करी। फिर अगले दिन सास की आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने सारा के घर लेकर जाने के लिए टोकरियां तैयार करवाई और मुझे साथ चलने को बोला। मैंने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन फिर न जाने क्यों उनके साथ सारा का नाश्ता लेकर चल ही गई। और वहाँ गई तो सरमद मुझे देखकर एकदम से खुश हो गया, जबकि सारा का मुंह बना हुआ था। वह दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। तो सरमद मेरी खामोशी देखकर वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया। पीछे मैं सोफे पर जमकर बैठ गई। वहाँ दोनों माँ बेटी के बीच बैठना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो मैं बाहर चली आई। वहाँ लॉन में सरमद को खड़े हुए देखा, उसे किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा, तो मैं उसके पास आ गई और कहा कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। उसने फ़ौरन से फ़ोन रख कर दिया, फिर नरमी से मुझे देखकर बोला, तो ठीक है, मैं सारा को तलाक दे देता हूँ। अगर तुम्हें इस बात में परेशानी है तो उसकी बात पर मैंने उससे कहा कि आखिर आप मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं, जबकि खुद ही सारा के लिए रिश्ता लेकर आए थे, तो फिर उससे के साथ निकाह भी कर लिया। अब ऐसा क्यों करना है, क्यों शादी करना चाहते हैं मुझसे? मेरी इस बात पर सरमद ने बड़े गौर से मुझे देखा और उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मैं नहीं समझ सकी। वह बोला, मुझे लगता है आपको अंदर जाना चाहिए। आपकी सास से मैंने इस बारे में पहले ही बात कर ली है। बाकी आपको जो भी कहना है उनसे जाकर कहिए। ये कहकर उसने दोबारा से फ़ोन मिलाकर काम से लग गया, जबकि मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस आदमी से शादी ना करके सारा की ज़िंदगी किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं करूँगी। मैं वहीं पर खड़ी हुई थी। जब मुझे सास ने बुलाया फिर मैं अंदर गई, तो दोनों माँ बेटी मुझे बुरी तरह घूर रही थीं। मैं उस वक्त बेचैन सी होकर रह गई। ये सब जो हो रहा है उसे तुम भी जानती हो और हम भी। इन हालात को हम बदल नहीं सकते, लेकिन याद रखो, मेरी बेटी को अगर तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ़ पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। ज़िंदगी भर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैंने मना कर दिया कि मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। मज़हर के बाद मैंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा था।
इस बात पर सास को पहले से ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह बोली, खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। अगर तुमने मना किया तो वह हर सूरत में मेरी बेटी सारा को तलाक दे देगा। इसलिए बेहतर होगा कि जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसे ही करो और भागने की भी कोशिश मत करना। मैंने सारा को देखा तो वह खामोशी से मुंह दूसरी तरफ किए हुए गहरी सोच में बैठी थी। उससे पहले मैं कुछ और बात करती कि तभी सरमद कमरे में आया और कहा कि चलिए आंटी, अगर आप लोग तैयार हैं तो निकाह पढ़ाने के लिए काजी आ गए हैं। उसके बाद भी उन्हें कई जगह और निकाह पढ़ाने जाना है तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। उसके बाद कमरे में एकदम से खामोशी छा गई। मैंने बेबसी से सरमद को देखकर ना में सर हिलाया। वह मुझसे निगाहें मोड़ गया। उसे मेरी हाँ या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सारा एकदम से उठकर खड़ी हुई और कहा कि प्लीज़ जो भी करना है मेरे कमरे से बाहर जाकर करिए, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। सारा की आवाज़ काँप रही थी लेकिन फिर भी वह काफ़ी हिम्मत जुटाई हुई थी। सबके कमरे से बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी। सरमद हमें लेकर वहाँ से बाहर चला आया तो पीछे से सारा ने पूरे ज़ोर से दरवाजे को बंद कर दिया। हम ड्राइंग रूम में आए जहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए काजी पहले से ही मौजूद था। सरमद ने अजीब सी निगाहों से मेरी सास को देखा, मानो वह उन्हें प्रेशर डाल रहा हो कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो उसका नतीजा तलाक ही होगा, तो सारा को बताना पड़ सकता है। तभी सास मेरे कंधे के पास आकर खड़ी हो गई और ज़ोर से मुझे कंधे से पकड़ लिया। जब काजी ने मेरी रजामंदी को पूछा तो सास की पकड़ में पहले से ज़्यादा तेज़ी आ गई। वह बोली कि हाँ कर दो सबा। उन्होंने बेबसी से मेरे कान में कहा तो ना चाहते हुए भी मैंने निकाह के लिए हाँ बोल दिया। मगर अभी कुछ देर पहले मैं मजहर की विधवा थी और अब सरमद की बीवी बन गई, जिसकी कल मेरी ही नंद सारा के साथ शादी हुई थी। सिर्फ 2 बोलों से ही मैं और सारा अब एक दूसरे की सौतन बन गई। काजी के जाते ही सास मेरे पैरों में बैठ गई और दोनों हाथ मेरे सामने जोड़कर बोली कि देखो, मैंने तुम पर जो भी जुल्म किए वो मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, वह तो पहले ही बहुत दुख देख चुकी है, सारी उम्र लंगड़ी कहलाती रही। देखो, उसके साथ कुछ गलत मत करना। इतना सब कहकर सास फूट फूट कर रोने लगी तो मैंने भी उनको गले लगाकर रो बैठी। ज़िंदगी एकदम से ही इतनी बड़ी मुश्किल में ले आएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा। जब मैं कमरे में वापस आई तो सारा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे देखकर उसने अपनी माँ को बेबस निगाहों से देखा, मानो वह पूछना चाह रही हो कि क्या सचमुच में निकाह हो गया है। सास ने जवाब देने की जगह आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। तभी सरमद कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। लेकिन मैं वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर उसके हाथ की पकड़ बहुत तेज़ थी। वह मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गया जहाँ उसने मुझे हाथ से पकड़ा हुआ था। मुझे वह हिस्सा आग में झुलकता हुआ महसूस हुआ। दिल ने चाहा कि मैं अपना हाथ ही अपने शरीर से अलग कर लूं, क्योंकि आज तक मजहर के अलावा कभी किसी मर्द ने भी मुझे छुआ नहीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद उस वक्त तक मेरी मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता चला। फिर मैं उस कमरे में आई तो वह कमरा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। उसमें बहुत अच्छे फर्नीचर पड़ा हुआ था। वह बोला कि सबा, ये तुम्हारा कमरा है और उम्मीद करता हूँ जितनी खुशी से मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है उतनी ही खुशी तुम भी मुझे मेरी ज़िंदगी में दोगी, और सारा के साथ किसी तरह की भी नफ़रत या दिल में कुछ गलतफहमी नहीं रखोगी। समझ रही हो ना मेरी बात? ये कहते हुए उसने नरमी से मेरे गाल पर हाथ रखा तो मैं कांपती हुई एकदम से पीछे हट गई। वह मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और ज़्यादा देर नहीं रुका।
उसके जाने के बाद मैं बिस्तर के किनारे पर बैठकर मज़हर को याद करने लगी। उसके बाद पूरा दिन सरमद से मेरा कोई भी आमना सामना नहीं हुआ। मेरी नई सास यानी कि सरमद की माँ एक बार मेरे पास आई थीं और बड़े प्यार से उन्होंने मेरा माथा चूम कर कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि सरमद ने तुमसे निकाह क्यों किया है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद तुम्हारी खूबसूरती से वह तुम्हारा इतना दीवाना हुआ हो। वैसे तुम प्यारी भी तो कितनी हो, शायद इसी वजह से उसने चुना हो, क्योंकि हमेशा से ही सरमद को खूबसूरत चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं। खैर, इस बात को छोड़ो तुम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों उसका ध्यान रखने की कोशिश करोगी और लड़ाई से दूर ही रहोगी। वह बोलती रहीं, लेकिन मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाई। फिर कुछ देर यूं ही बैठने के बाद उन्होंने खुद ही सरमद की ज़िंदगी के बारे में मुझे बताना शुरू कर दिया कि सरमद तो पहली शादी भी नहीं करना चाहता था। हम सब घर वालों ने ही बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं माना, तो मैंने उसे सुसाइड करने की धमकी देकर उसे मनाया। बहुत मुश्किल के बाद वह जब मान गया, उसकी शादी हुई, तो वह लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं थी। वह बहुत ही अलग नेचर की थी। उसे घूमना फिरना, शॉपिंग करना, हर टाइम होटल में जाकर खाना खाना, उसे बस यही सब पसंद था। सरमद के साथ उसे सिर्फ बाहर ही जाना पसंद था, लेकिन कभी उसने सरमद के खाने पीने का कोई ख्याल नहीं किया। मेरा बच्चा पूरी तरह से नौकरों के ऊपर डिपेंडेंट था। कभी उसने मेरे बेटे के से कोई ऐसी बात नहीं निभाई जिससे उसका रिश्ता आगे बढ़ता, पर सरमद ने अपनी तरफ से उस शादी को निभाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह निभा नहीं सकी। हम सबकी ख्वाहिश थी कि सरमद की कोई औलाद हो, हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे, लेकिन उसे तो सिर्फ अपने जिस्म की ही परवाह थी। वह कहती कि बच्चों के होने के बाद उसकी बॉडी में बदलाव हो जाएगा, उसकी फिटनेस सब ख़त्म हो जाएगी। फिर जब उसकी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब सरमद ने उसे फिर तलाक दिए। फिर हम सब एकदम से बुझ के रह गए कि उन्होंने तो पहले ही शादी के लिए बहुत मुश्किल से उसे मनाया था, और अब फिर से वह तलाक दे चुका है। मेरी तो रातों की नींद ही उड़ चुकी थी। बेटा दिन रात में बस यही दुआ करती कि ऊपर वाला मेरे बेटे का घर और दिल दोनों ही आबाद कर दे। और कुछ टाइम के बाद उसे हमने दोबारा से मनाने की कोशिश करी, तो वह मान गया, और इस तरह सारा से अच्छा भला रिश्ता भी तय हो गया। हमने उसके मान जाने के बाद अभी ये पहला रिश्ता ही देखा था। हमें थोड़ा बहुत सारा की टांग पर प्रॉब्लम तो थी, लेकिन सरमद ने मना कर दिया कि वह ऐसी किसी को उम्मीद दिलाकर छोड़ना नहीं चाहता। थोड़े से लंग का कोई मसला नहीं है, और वह सारा को ही अब अपनी बीवी बनाएगा। ऊपर वाले ने उसे अजीब ही बनाया, तो कहने लगा, सारा में अगर कोई कमी है तो इसमें उसका क्या कसूर है। वह जानबूझकर थोड़ी ऐसी ही हुई होगी, ज़रूर इसके पीछे कोई दर्दनाक कहानी रही होगी। तो हम सब घर वाले उसकी इस बात से बहुत खुश हुए कि चलो हमारे बेटे की शादी तो हो जाएगी, यही बहुत है कि वो इस सब के लिए राज़ी है। लेकिन फिर जब शादी करने गए तो वहाँ उसने खुद ही तुमसे भी निकाह करने की ज़िद लगा दी। चाहे दुनिया लाख मेरे बच्चे के खिलाफ हो, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरा दिल कहता है तुम उसे बहुत खुश रखोगी, आखिर तुम उसकी मनपसंद होना। यह कहते हुए उन्होंने फिर से मेरा हाथ चूम लिया। उसके बाद वह मेरे कमरे से चली गई, तो मैं पीछे बैठी मैं उनकी बातों पर ही गौर करती रह गई और सोचने लगी कि आखिर सरमद ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो वह सारा को तलाक तक देने के लिए भी राज़ी हो गया। ये बात किसी तरह से मुझे हज़म ही नहीं हो रही थी। कमरे में बैठे बैठे मैं थक गई, तो कुछ सोचते हुए सारा के कमरे में चली गई। वह भी अकेली ही बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे सामने से चली जाओ। सबा, मैं तुम पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहती, क्योंकि मेरा दिल कहता है इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे अब बहुत नफरत महसूस हो रही है। मैं खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद कमरे में अंदर चली आई
और बस बिस्तर पर उसके सामने बैठकर नरमी से उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथों में थाम ली और कहा कि देखो सारा, मैं तुम्हारा गुस्सा और नफ़रत सब समझती हूँ। मैं खुद भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही करी, क्योंकि शादी ना होने की सूरत में तुम जिस तरह तकलीफ़ से गुज़री हो मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा हक कभी नहीं मारूंगी, बल्कि अपना हक भी तुम्हारे लिए ही छोड़ दूंगी। सारा, तुम तो मुझे ऐसे मुंह मत मोड़ो, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुम ही मुझसे मुंह मोड़ लोगी तो मैं तो घुट घुट के यहाँ पर मर जाऊंगी। यह कहते हुए मैं हिचकी उसे रोने लगी तो सारा भी रो पड़ी। आखिर को वह मेरे गले से लग गई और हम दोनों इस तरह से रोने लगे जैसे कोई मर गया हो। नौकरानियों ने भी रोने की आवाज़ सुनकर कमरे में झाँका, लेकिन फिर खामोशी से वह वहाँ से चली गईं। फिर जब हम चुप हुए तो सारा संजीदगी से बोली, सबा देखो, आगे से मेरे कमरे में सोच समझ कर आना, ना जाने इंसान का मूड कैसा हो। इसका क्या पता चलता है, कहीं मैं इसके तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आ जाऊं। तुम अपने कमरे तक ही खुश रहो और मुझे मेरे कमरे तक रहने दो। मैं उसकी बात को सुन और समझ कर वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई। फिर कुछ दिन तक मैंने निकलते हुए भी सरमत को नहीं देखा। वह सारा के पास सोता था या फिर घर में था कि नहीं कि वह मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन एक तरह से उसका ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा कि अगर उसे यूं ही मुझे एक कमरे में पड़ा रहने देना था तो उसे इसकी निकाह की वजह ही क्या थी। क्या उसने मुझसे निकाह, इन्हीं सवालों ने मुझे आग घेरा। फिर ठीक तीसरे दिन सरमत का सामना हुआ। दोपहर का वक्त था तो मुझे नींद आ रही थी और खाना खाने के बाद तो वैसे भी बहुत नींद आने लगती है। तभी मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी तो दरवाजे पर सरमत खड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं एक तरफ हो गई तो वह बड़े सुकून से कमरे में आया और बिस्तर पर जाकर लेट गया, जबकि मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई हिचकिचा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या अब पूरा टाइम वहीं पर खड़ी रहोगी। इसके कहने पर मैंने ना में सर हिलाया। उस वक्त मुझे मज़हर बहुत याद आ रहा था। मैं बहुत कम उम्र की थी जब मेरी मज़हर से शादी हुई, यही कोई 18-19 साल की। तो एक तरह से वो मेरा पहला प्यार था। मेरे बचपन को, मेरी जीत को, हर बात को मज़हर ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। अक्सर मैं उससे छोटी छोटी बात पर लड़ाई करती तो वह खामोशी से मेरी बात सुनने के बाद मुझे मनाता और मेरी मनपसंद चीज़ें लाकर मुझे दे देता और मैं सारा गुस्सा एकदम से भूलकर खिलखिलाने लगती। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि मज़हर एक दिन उस हादसे का शिकार हो गया और मेरी औलाद भी सास के मारने पीटने से दुनिया में आने से पहले ही वापस चली गई। बारे में कुछ बताओ। सरमद ने मुझे अपने पास बुलाकर बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से उसके पास बैठ गई और सोचते हुए कहा कि पहले मज़हर की बीवी थी, जिसके बाद तुमने निकाह कर लिया, जो आज उसकी बीवी बनकर बैठी हूँ। हालांकि ऐसा भी कभी भी नहीं चाहती थी। वह मेरी बात सुनकर बहुत हंसा, फिर नरमी से बोला, क्या पता यह कारण मेरी तरफ से नहीं तुम्हारी तरफ से हो। तुम वही हो जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। ऐसे भी तो हो सकता है। तो मैंने दोबारा कहा, ऐसा सिर्फ फिल्मों में और नॉवेल्स में होता है, ऐसे कैसे सच ज़िंदगी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वह मेरी बात बड़ी दिलचस्पी से सुनने के बाद बोला कि तुम्हें बहस करने की आदत बचपन से है लगता। मैं एकदम से खामोश हो गई। इस बात पर वह खुलकर मुस्कुराया। उसके चेहरे से देख कर लगता था कि वह सच में बहुत ज़्यादा खुश है। उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे सरमत की तरफ से ऐसी किसी भी बात की कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। मैं अपने हाथ मसलने लगी तो उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उस पल में मुझे एकदम से करंट लगा। मैं पीछे होने लगी तो सरमत की पकड़ मेरे हाथों पर छा गई। उसने मुझे वहीं बैठने रहने का कहा, फिर एक दराज खोलकर मुझे एक कतरी रंग की डिब्बा दिया, जिसे देखकर लग रहा था उसमें ज़रूर
कोई हार या ज्वेलरी ही होगी। मैं उससे डिब्बा पकड़ के एक तरफ रख दिया। वह मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, काश तुम इसे मेरे सामने ही खोल कर देखती तो तुम्हारे चेहरे पर आने वाला एक एक रिएक्शन मैं खुद देख पाता। लेकिन अफसोस ऐसा शायद मेरी किस्मत में नहीं। मैं खामोश रही। सबा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती मेडल हो जिसे मैंने हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन उसकी बातें किसी तौर पर भी मेरे समझ में नहीं आ रही थीं, बल्कि सर के ऊपर से ही गुजर गईं। मैंने कसमकस कर अपना हाथ सरमद की पकड़ से छुड़ा लिया तो वह नरमी से खड़ा होकर अपने कॉलर को ठीक करता हुआ बोला, जब ये डिब्बा खोल कर देख लो तो स्टडी रूम में आ जाना। मैं वहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ ज़रूर आओगी। मैं अभी चुप रही। वह अजीब इंसान था जो न जाने कैसी ऊट-पटांग बातें मुझे कहकर चला गया। मेरी तरफ एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उछलकर वह कमरे से बाहर चला गया तो मैंने उस लम्हे परेशान होकर उस डिब्बे को देखा, जिसमें ज़रूर ही कोई बहुत महंगा या तो हीरों से भरा हुआ हार होगा, जिस पर यह आदमी इतना ज़्यादा खुशफहमी का शिकार था कि मैं उसके पास भागती हुई चली जाऊंगी। पर मैंने बेरुखी से वह डिब्बा साइड टेबल की दराज में रख दिया और सोने के लिए लेट गई। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं उठ बैठी, तभी सामने सोफे पर सरमद को बैठे हुए देखा, जो टांग पर टांग जमाए हुए बैठा था। उसके हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट, जिसे कुछ लम्हों के बाद वह होठों से लगाकर धुआं छोड़ता हुआ, ऊपर से उसकी सख्ती से भरी निगाहें जो मुझ पर जमी हुई थीं। ना जाने क्यों मुझे उससे डर महसूस होने लगा। मैंने जल्दी से दुपट्टा अपने कपड़ों पर ठीक किया तो वह बोला कि क्या तुमने वह डिब्बा खोलकर देखा था या इतनी भी तुमसे हिम्मत नहीं हुई? उसकी बातों से मुझे अचानक से याद आया कि वह मुझे डिब्बा खोलने को बोलकर गया था कि उसके बाद वहाँ आ जाना। मैं तुम्हारी स्टडी रूम में इंतज़ार कर रहा हूँ, पर मैंने वो डिब्बा खोला ही नहीं। जब भी मुझे अपनी इस बेवकूफ़ी पर बिना वजह ही पछतावा होने लगा तो मैंने जल्दी से वह डिब्बा बाहर निकाला। सरमद अभी उस अंदाज में ही मुझे देख रहा था। जब मैंने डब्बा खोला तो उसमें कोई जेवर नहीं था, ना ही हीरों से बनी हुई कोई चीज़ और ना ही जायदाद के कागजात। उसमें तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा किस्सा था जिसे सरमद ने सच कर दिखाया। मुझे अच्छे से याद था, बल्कि वह लम्हा मैं अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। मैं बहुत छोटी थी, शायद थर्ड या फोर्थ क्लास को बात होगी। मैं अपनी पापा की भी बहुत लाडली थी और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा तेज़। हर क्लास में मेरी हमेशा ही पहली पोजीशन आई तो मुझे बहुत यकीन था कि मैं एक काबिल लड़की हूँ और फर्स्ट के अलावा दूसरी कोई पोजीशन भी मेरे लिए नहीं बनी। जब फिफ्थ क्लास में आई तो एक लड़का न्यू एडमिशन हमारे क्लास में आया, जो बाहर से तो बहुत लापरवाह सा था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक भी नहीं था, सो मैं उसकी तरफ से बहुत बेपरवाह हो गई, क्योंकि क्लास में मुझ जितना कोई भी इतना काबिल नहीं था। और जब पेपर्स की बारी आई तो रिज़ल्ट के वक्त मैं पूरे कॉन्फिडेंस से फ्रंट सीट पर बैठी हुई अपने बुलाए जाने का इंतज़ार कर रही थी। पहले थर्ड पोजीशन वाले बच्चे का नाम लिया गया, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। उस वक्त उसी बच्चे का नाम बुलाया गया तो मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में पहली बार सेकंड पोजीशन पर थी। फर्स्ट वही लड़का था जिसे अभी क्लास में आए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। हमारी क्लास में दाखिल हुए उसने तो पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा, फिर कैसे वह फर्स्ट आ सकता है। तो मैं अपनी सीट पर ही बैठी रही, जबकि टीचर बार बार मुझे स्टेज पर आने का इशारा कर रही थी कि आकर अपना मेडल ले लो, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई और मेडल लिए बिना ही घर पर आ गई। घर जाकर मैंने बहुत शोर मचाया और स्कूल में जाने से मना कर दिया जहाँ कोई मेरा हक मार रहा हो। मेरी मम्मी उस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उन्होंने स्कूल जाकर टीचर से पूछा तो टीचर ने कोई जवाब देने की जगह उस लड़के के और मेरे पेपर्स मेरी मम्मी के सामने रखते हुए कहा कि आप खुद देख लीजिए ज़्यादा पोजीशन का हकदार कौन है। अगर अभी सबा का नाम लेती हैं तो मैं उसे फर्स्ट कर दूंगी। फिर जब मम्मी ने पेपर देखे तो उस बच्चे
का पेपर सच में तारीफ़ के काबिल था और खूबसूरत सी लिखाई में पूरा पेपर अच्छे से लिखा हुआ था। मम्मी ने जब मुझे समझाना चाहा तो मैंने साफ मना कर दिया कि जब तक उस स्कूल में मैं फ़र्स्ट नहीं आऊँगी तब तक वहाँ नहीं जाऊँगी। अब भी भले से मुझे मेरा स्कूल चेंज ही क्यों ना करना पड़े। मम्मी ने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं समझी और मेरा स्कूल बदलवा दिया गया। दूसरे स्कूल में जाकर मैंने बहुत पढ़ाई करी और सिर्फ फर्स्ट पोजीशन नहीं हासिल की बल्कि मैट्रिक तक अपना रिकॉर्ड भी बनाए रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उस स्कूल में 8 क्लास दोबारा से रिपीट की थी क्योंकि मुझे उसमें भी फर्स्ट ही आना था। पहले मैं 2 सेकंड जो आई थी मैट्रिक के बाद कॉलेज, फिर शादी हुई। ये सब करते करते मैं इस बात को भूल गई कि मैं ही वह लड़की थी जो हमेशा से फर्स्ट आया करती थी। हर एक की ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव आए, छोटी मोटी की ही सही, पर वो बातें मेरे लिए बहुत बड़े मसले थे। अब उन पर मुझे हंसी आती, लेकिन जैसे ही मैंने वह डब्बा खोला तो उसमें मेरा स्कूल का नाम का वही फर्स्ट पोजीशन का मेडल पड़ा हुआ चमक रहा था, जिसकी चमक वक्त के साथ भी कम नहीं हुई। मुझे उस मेडल को पहचानने के लिए कुछ सेकंड ही लगे। मैंने चौंक कर सर उठाकर सरमद को देखा तो मुझे सब भूल गया था। सिर्फ याद रहा तो वह प्यारा सा बच्चा जो अपने आप में ही मगन रहता था। उसको ना तो दोस्तों की फिक्र थी ना पढ़ाई की, लेकिन फिर भी पूरा स्कूल उसके साथ दोस्ती करने के लिए करता था और पढ़ाई में भी वह मुझे ऐसे ही लगता था। तभी मेरे मुंह से धीमी आवाज़ में निकला, शर्मा ये तुम हो? तो वह मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठकर मेरे सामने आ गया और मेडल मेरे गले में डालकर नरमी से पूछने लगा, कहाँ खो गई थी तुम? सबा जानती हो मैंने कितना ढूंढा तुम्हें। जब मुझे पता चला कि तुमने स्कूल छोड़ दिया है तो मैं बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अगली क्लास में जाने तक मुझे ये एहसास हो गया कि उस पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं जहां मेरे साथ कोई मुकाबला करने वाला ही ना हो। फिर पता क्या हुआ, मैंने पोजीशन लेना ही छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। आज मुझे ये इकरार करने दो सबा कि तुम मेरी पहली मोहब्बत थी और अभी भी हो, ऐसे ही हमेशा रहोगी। मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। पहले शादी की, फिर सरमद का रिश्ता देखने पर हाँ भी कर दी, लेकिन जब उस दिन मैंने तुम्हें ड्राइंग रूम में देखा तो कुछ लम्हे के लिए मेरा दिल धड़कने से ही रुक गया। इतने सालों तक मैं न सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहा बल्कि दिल से चाहता भी था कि जब तुम मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लूँगा। और देखो आज तुम मेरे सामने हो। ये कहते हुए सरमद ने मेरे हाथ को चूम लिया, जबकि मैं मुस्कुरा रही थी। साथ में दुख भी था कि अगर यही मेरा मुकद्दर था, मेरा नसीब था, तो फिर मज़हर को मेरी पहली मोहब्बत क्यों बनाया गया। लेकिन यह सोचकर मैं खामोश हो गई कि शायद आज भी मैं 5th क्लास की वही बच्ची हूँ जिसे दूसरी पोजीशन वाला मेडल मिला। लेकिन आज ये बच्ची वह मेडल लेकर जहाँ देख रही थी वह वहाँ खुश भी थी, क्योंकि उसने अब ज़िंदगी के साथ मुकाबला करना छोड़ दिया। दोनों की आंखें नम हो चुकी थी। सरमद और मैं गले से लिपट गए। मुझे आज बहुत खुशी हुई। शायद ऊपर वाला इसी तरह से मुझे सरमद वापस मेरी ज़िंदगी में देना चाहते थे और मैं ना जाने क्या क्या सोच बैठी। तब मैंने सरमद से बोला, तुम आज भी मुझे उतना ही पसंद करते हो? उसने जवाब दिया, अगर ऐसा ना होता तो तुम यहाँ मेरी बीवी ना बनी बैठी होती। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी। स्कूल टाइम पर वह छुप छुप कर मुझसे प्यार करने लगा था। मुझे ये बाद में पता चला, क्योंकि जब मैंने वो स्कूल छोड़ा मेरी एक क्लासमेट मुझसे मिलने आया करती थी जो पुराने स्कूल में साथ पढ़ती थी। उसने बताया कि कैसे वो छुप छुप कर मुझे देखा करता था और कैसे मेरा दिल ही पिघला नहीं, उसकी बहुत याद आती। सरमद का चेहरा, उसका चुप रहना सब मेरे ध्यान में रहता, पर मैं कांटेक्ट नहीं कर सकी। मैं सोचती थी कि शायद ये सब तरफ ही हो। और जब 18 की उम्र पूरी हुई तो मेरी शादी मम्मी पापा ने मज़हर से करा दी। शुरू में तो मैं उससे मुंह बनाए रखी, लेकिन उसके बिहेवियर, उसकी बातें, हर चीज़ ने मुझे उसकी ओर खींचते चला गया। उस वक्त तक आकर मैंने सरमद को बुला लिया और सब ख्याल दिल से निकाल दिए।
पर मैं क्या जानती थी वही संबंध मेरे पति के मरने के बाद सामने आएगा, इस तरह मुझे हासिल कर लेगा। सरमत ने मुझे सब बता दिया। उसके बाद उसने सारा को नहीं छोड़ा क्योंकि वह भी लाचार थी। हमने उसे जब अपने बारे में बताया तो वह पहले नाराज़ हुई, चुप चुप रही, पर फिर टाइम के साथ उसने हमारा सच अपना लिया और हम एक परिवार जैसे रहने लगे। मेरी सास और बाकी घरवाले सब बहुत खुश थे। सारा का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था। मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था मेरी ज़िंदगी यूँ अपना मोड़ बदल लेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।